चलो नहीं तो सुधार करते हैं। अच्छा, पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था कि हमने इस कोर्स में करना क्या है और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर पावर सिस्टम के बारे में हमें पढ़ना है। और मैंने आपको एक असाइनमेंट भी दी थी। असाइनमेंट क्या थी बहुत बताएगा? एटम और मॉलिक्यूल्स एटम और मॉलिक्यूल का देखना था और तीसरा क्या था? और एक ये था पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो कौन कौन करके लाया? सालों ने किया। एटम क्या चीज़ होती है पता लग गया? जी ठीक है। रनी ने तो अपना व्हाट्सएप पे शेयर भी कराया था, बड़ा अच्छा इसने वो किया। अच्छा, तो रनी ने तो शेयर कराया था सारा, पढ़ा भी था तुमने, समझ आई थी कुछ ये एटम क्या होता है? बेसिकली मैं बता दूं आपको कि ना हमारे बेसिक एलिमेंट्स होते हैं कुछ जो कि हमारे यहाँ पे पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स में डिफाइंड होते हैं और केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा। इन बेसिक एलिमेंट से मिलकर ये सारी चीज़ें दुनिया में जो आपको नजर आती हैं उनमें कहीं ना कहीं एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। कुछ बहुत कॉमन होते हैं, जैसे कार्बन बहुत कॉमन है नेचर में, ठीक है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो आप सांस ले रहे हो उससे, ठीक है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी कुछ गैसियस स्टेट में होते हैं, कुछ सॉलिड होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, और ये सारे आपको मिलते हैं पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये बेसिक एलिमेंट्स जो है ये एटम जो है, एटम से मिलके जो है इनको अगर आप जूम इन करें अपने पास, जैसे अगर मैं कहूँ कि यार ये ऑक्सीजन है इसमें, या ये सपोज मेरे पास कोई कॉपर है, ठीक है। कॉपर मैं आपको ला के दूँ, कॉपर की तार ला दूँ और मैं कहूँ कि यार आप उसको ना जूम इन करें, पिक्चर जूम इन नहीं करते जैसे, तो माइक्रोस्कोप में रख के देखें तो मतलब कि जूम इन करें अपना, जूम उसका लेवल बढ़ाते हैं एक बहुत पावरफुल किस्म की माइक्रोस्कोप आपका, तो एक अपने जाके आपको उसमें एटम नजर आना शुरू हो जाएगा। क्यों? वो कॉपर बना ही एटम से है, उसको कॉपर के एटम से बना, ठीक है। तो और इसी तरह बाकी एलिमेंट्स में भी हैं, ठीक है। आयरन को जूम इन करें तो आपको आयरन का एटम नजर आएगा। एटम क्या है? एटम में जो है वो तीन उसके बेसिक कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। एक होता है एटम का न्यूक्लियस, ठीक है, जिसमें होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है प्लस, ठीक है, और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। न्यूक्लियस जितना आपको सामने नजर आ रहा है, ये न्यूक्लियस ऐसे होता है और इसके गिर्द, न्यूक्लियस के गिर्द एक इससे छोटी साइज में काफी छोटे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, ठीक है। और हर एलिमेंट के कॉम्पोजिशन डिफरेंट होती है, मतलब कि हर एलिमेंट में डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं और डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब कि आयरन में और होंगे, कॉपर में और होंगे, जो गैस है कोई ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, उसमें और होंगे, ठीक है। वो आपको पीरियोडिक टेबल से नजर आता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हीलियम का एटम है आपके सामने, तो हीलियम के एटम में क्या है? आपको दो आपको नजर आ रहे हैं प्रोटॉन, ये नीले वाले यहाँ पे ये प्रोटॉन, ये पॉजिटिव चार्जेस है। दो न्यूट्रॉन नजर आ रहे हैं, न्यूट्रल है जो, और इसके गिर्द दो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो ये एटम की कॉम्पोजिशन है। हीलियम गैस लेके उसमें माइक्रोस्कोप से आप फॉर एग्जांपल जूम इन करना शुरू करें तो आपको ये नजर आएगा, ठीक है। और ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट बेसिक एलिमेंट्स का और एटम का, ठीक है। अब इसी तरह जो है मॉलिक्यूल क्या होता है? ये एलिमेंट्स आपस में मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं, मतलब जैसे कि सोडियम एक मेटल है, ठीक है, क्लोरीन एक गैस है, इन दोनों को मिलाओ तो क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड, नमक, ठीक है। सॉल्ट, टेबल सॉल्ट जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है? NaCl, सोडियम और क्लोरीन, ठीक है। तो उसमें अगर आप देखेंगे एटम तो हमने देख लिया, मॉलिक्यूल क्या होता है? तो उसमें एक सोडियम का एटम होगा और एक क्लोरीन का एटम होगा और वो आपस में इस तरह मतलब कि आपस में जुड़े होंगे, लैटिस उसमें आपको मिलेगा, ठीक है। क्रिस्टल फॉर्म में सोडियम क्लोराइड ऊपर नीचे से चारों तरफ सोडियम क्लोराइड जिस तरह जुड़े होंगे, तो वो होता है आपका कंपाउंड, ठीक है। और कंपाउंड के एक एलिमेंट को NaCl, सोडियम और क्लोरीन को, इसको कहते हैं मॉलिक्यूल। तो ये पढ़ाने का आपको सारा मकसद ये है कि आपको पता चले कि जी एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, और ये एटम्स की बेसिक क्या है। ये क्यों पढ़ा रहे हैं ये अभी हम आगे देखते हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी से इसका क्या ताल्लुक है, हमने केमिस्ट्री क्यों पढ़ाना शुरू कर दिया, क्यों, है ना। तो मैं वो हाँ
एकदम से केमिस्ट्री को पढ़ाना शुरू कर दिया हमने। इसको हम आगे जाके देखते हैं कि भाई इसका क्या ताल्लुक है इलेक्ट्रॉनिक्स से, ठीक है। वैसे आपको थोड़ा थोड़ा आपको सिमिलर लग रहा होगा कि ये जो चीज घूम रही है छोटी सी नेगेटिव चार्ज है इस पे, इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉन मिलता जुलता लफ्ज है ना, तो लेकिन हम मिलता जुलते उसकी वजह से नहीं पढ़ रहे, हम एक खास उसकी वजह से पढ़ रहे, ठीक है। तो ये सबको क्लियर हो गया कि भाई एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, एलिमेंट क्या है और पीरियोडिक टेबल क्या है। कोई बेसिक रिफ्रेशर मिल गया केमिस्ट्री का सारों को, ठीक है, सबके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा एक और चीज आपको पता है, कहीं भी आपके पास दो पॉजिटिव चार्ज होंगे अगर, तो वो आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, ठीक है। दो पॉजिटिवली चार्ज चीजों का आप करीब लाएंगे तो उनके आपस में रिपल्शन फोर्स आएगी। जैसे मैग्नेट नहीं होता, मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, तो नॉर्थ साउथ पोल, नॉर्थ और नॉर्थ का पास है तो आपको फील होता है कि भाई ये नहीं जुड़ना चाह रहे, रिपल्शन है। मेरे पास मैग्नेट पड़े हुए हैं, तो अभी मैग्नेट वाला एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला जब हम करेंगे तो तब देखेंगे, ठीक है। और पॉजिटिव और नेगेटिव को मैं चार्ज को करीब ले आऊं तो क्या होगा? वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो और इसी तरह नेगेटिव भी आपस में रिपल्शन करेंगे। तो सेम चार्जेस जो होते हैं वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, और ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है। ये यही फोर्स है कि ये क्यों घूम रहा है इसके गिर्द, कि इस पे नेगेटिव चार्ज है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और वो उसको पकड़े हुए है। पॉजिटिव चार्ज ही घुमा रहा है इसको इधर अपने गिर्द, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव की अट्रैक्शन जो है उसी वजह से ये जो है ना इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द घूम रहा है, क्योंकि प्रोटॉन उसे खींच रहा है पॉजिटिव चार्ज से, ठीक है। तो अच्छा ये तो बिल्कुल सादा सा एटम है हीलियम का। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि हीलियम गैस होती है। अब देखो कॉपर इसमें नजर आ रहा है, कॉपर Cu कॉपर, ठीक है। ये देखो ये इधर इसको ये जो नंबर लिखा हुआ ना इसको कहते हैं एटॉमिक नंबर। वैसे इससे पता चल जाता है कि भाई कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है ना उसमें न्यूक्लियस में है। तो इसमें बड़े ज्यादा है, 29 होंगे, ठीक है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 29, ठीक है। तो ये देखो ये इस तरह घूम रहे होते हैं, ये 3D स्पेस में होता है। ये आपको 3D करके कर रहा है, फ्लैट नहीं होता एटम, 3D स्पेस में है ना, हर चीज हमारी 3D स्पेस में है। ये मतलब कि लेंथ विड्थ हाइट सबकी है। तो ये 3D स्पेस में इस तरह घूम रहे होते हैं, जिसमें आपको नजर आ रहा है कि कुछ इस डायरेक्शन में घूम रहे होते हैं, कुछ ऐसे घूम रहे होते हैं। तो इस ये जो है कॉपर पे आप देखो कि 29 आपके पास इलेक्ट्रॉन होंगे और 29 प्रोटॉन होंगे, ठीक है। तो ये जो है आपका मिल के एक एटम का चार्ज न्यूट्रल होता है। तमाम एलिमेंट्स इस यूनिवर्स में न्यूट्रल है, मतलब जितने पॉजिटिव है अंदर उतने ही नेगेटिव होते हैं बाहर, और वो कैंसिल आउट करके तो एवरीथिंग इज न्यूट्रल इन द यूनिवर्स, ठीक है। सारे एटम सारे मॉलिक्यूल। अच्छा ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया सबको? ठीक है। इसी तरह और भी आप देखो डिफरेंट आपको नजर आएंगे, डिफरेंट मटेरियल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। अच्छा इलेक्ट्रिसिटी से इसका क्या ताल्लुक है? ये इसने आपको लिथियम का बना के दिखाया हुआ, हम लिथियम भी देख लेते हैं भाई कि Li आपको ये 3 नजर आ रहे हैं, इधर 3 है तो इसको इसमें 3 होंगे, यहाँ पे 3 प्रोटॉन होंगे और ये 3 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इसके, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, अच्छा अब ये हमने क्यों पढ़ा? अब ये देखो इधर भी लिखा हुआ है आपके पास कि इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है? चार्ज, नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन्स का क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन्स हैव नो इलेक्ट्रिकल चार्ज, ठीक है। और ये किस तरह आपस में इनका क्या ताल्लुक है, किस तरह ये स्ट्रक्चर होता है, सब वो आपने भी देख लिया, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी जो है ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी किसी भी मटेरियल में अगर एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में फ्लो करते हैं ना, तो उसको आप कहते हैं कि भाई इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिक बिजली का कि भाई वो अच्छा इलेक्ट्रिसिटी ये पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स हमने अभी देख लिया, ये आपको मैंने दिखाया सारा उधर। गूगल पे आप लिखोगे ना, अगर आपने खुद भी एक्सप्लोर करना है घर जाके, तो गूगल पे जाके लिखोगे पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, तो ये आपके सामने आ जाएगा। तो आप हर एलिमेंट के देख सकते हो कि भाई क्या इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और वो किस तरह है, आपस में किस तरह वो जो है वो चल रहा है। तो ये मैंने इधर देख दिया कि आप गूगल करो पीरियोडिक टेबल को, तो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इलेक्ट्रिसिटी, अब सबसे पहले अब हम देखते हैं कि जी
इलेक्ट्रिक करंट का पढ़ने से पहले कि हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, आपने देखा होगा कि अक्सर ही जब बड़ा थोड़ा ड्राई वेदर होता है तो कभी जो है आप उठते हो, कभी किसी सोफे से उठते हो और उठ के अगर ये डोर नॉब को अगर हाथ लगाओ एकदम से शॉक पड़ता है, कभी होता है। या गाड़ी से निकलते हो तो गाड़ी से निकल के गेट को हाथ लगाओ तो एकदम से शक करके शॉक पड़ता है, इलेक्ट्रिक शॉक थोड़ा सा। तो उसको क्या, वो क्या क्यों पड़ता है, कभी देखा, कभी हुआ है किसी के साथ किस इलेक्ट्रिक शॉक पड़ा हो? तो एकदम से बड़ा लगता है कि यार किसी ने करंट ही मारा है ना। तो वो होता है ड्यू टू स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब वो होता क्या है, क्यों होता है वो, कि हम जैसे सोफे पे बैठे हुए हैं या गाड़ी की सीट पे बैठे हुए हैं या चेयर पे बैठे हुए हैं, तो हम हमारे कपड़े और ये सारी चीज़ें रगड़ खा रहे होते हैं। इसके साथ हम जो है जब उठ के जाते हैं तो इस तरह फ्रिक्शन की फोर्स होती है, ठीक है। तो फ्रिक्शन की फोर्स की वजह से क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमारे उधर से उतर के जो है इस पे ट्रांसफर हो जाते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ये अब इनकी एक स्पेसिफिक एनर्जी भी है, एनर्जी स्टेट भी है। अगर इसको ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड की जाए इस इलेक्ट्रॉन को, सबसे बाद में घूम रहा है, तो हो सकता है ये एटम से अलग भी हो गए, फ्री भी हो जाए, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट होता है कि कॉपर के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके जो और सबसे आउटर शेल में होते हैं जो घूम रहे होते हैं वो आसानी से फ्री हो जाते हैं, तो इसलिए कॉपर बड़ा अच्छा कंडक्टर। इसी तरह आयरन भी कंडक्टर है। जो वुड है उसमें जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे इसके मॉलिक्यूल में वो इतनी आसानी से नहीं हो सकेंगे, ठीक है। तो जो है वुड जो है इंसुलेटर है, इसमें करंट नहीं गुजरता, ठीक है। तो कॉपर में करंट गुजर जाता है, तारे उसकी होती हैं, तो एनर्जी होती है। तो इसी तरह स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि जब आप फ्रिक्शन होती है ना आपकी बॉडी की या किसी उसके साथ, किसी सीट के साथ, किसी भी सर्फेस के साथ, तो आप पे एक चार्ज आ जाता है। क्यों? आपके इलेक्ट्रॉन उड़ के उसके पास चले गए, कुर्सी के पास, तो आप थोड़ा सा ना पॉजिटिव चार्ज हो गए, ठीक है। फिर जब आपने जाके दरवाजे को हाथ लगाया ना, तो दरवाजा है मेटल का, डोर नॉब, ठीक है। तो डोर नॉब के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाँ, काफी फिर सारे फ्री होते हैं। तो आप पॉजिटिव हो, वो डोर नॉब के पास इलेक्ट्रॉन है, तो एकदम से इलेक्ट्रॉन आपके पास आते हैं, तो आपको शॉक फील होता है। क्यों? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ से हुआ, डोर नॉब से आपकी तरफ, तो इलेक्ट्रिक करंट आ गया ना थोड़ा सा, लेकिन थोड़ी सी देर के लिए फ्लो नहीं किया, तो उसको कहते हैं स्टैटिक चार्ज या स्टैटिक शॉक, ठीक है। और ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का ये कॉन्सेप्ट है। बचपन में किया किसी ने ये एक्सपेरिमेंट, के वो सर के साथ ये वो करते थे और वो स्केल, हाँ ये हाँ। तो ये देखो, अगर ये टिश्यू पेपर है हमारे पास और ये स्केल है, स्केल हमारे पास प्लास्टिक है, अगर मैं इसके साथ इसको फ्रिक्शन करूं, ठीक है, और इसी तरह टिश्यू पेपर भी हम अगर ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए कर रहे हैं,
एक्रेलिक का बना हुआ है ना जी हाँ। मटेरियल, एक्रेलिक प्लास्टिक यानी कि एक्रेलिक। तो अच्छा समझ, इसके इलेक्ट्रॉन जो है इसके इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज आ गया और ये न्यूट्रल पड़ा हुआ था। जी सर। तो जब ये इसके करीब आया तो उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव दो चल रहे थे ना, जी सर। जी। तो वो उसने उसको पॉजिटिव को पीछे धकेल दिया जी। और सॉरी नेगेटिव को पीछे धकेल दिया, रिपल्शन से पॉजिटिव आगे आ गया। तो वो उसमें भी उसका एटम भी थोड़ा सा इस तरह हो गया कि उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव बन गया। तो जब ये काम हो गया तो नेगेटिव ने पॉजिटिव को अट्रैक्ट किया और ये आपके पास जो है वो होने शुरू हो गया। अब जब वो अट्रैक्ट हो गया, सारा कुछ हो गया, इलेक्ट्रॉन बैलेंस आउट हो गए, उसके बाद कुछ नहीं, ठीक है। तो ये सारा जो है कॉन्सेप्ट है। तो आपके जहन में अभी आना चाहिए कि भाई ये क्या हुआ है। जब मैंने फ्रिक्शन की, फ्रिक्शन इसको एनर्जी दी फ्रिक्शन से, तो क्या हुआ, चार्ज आ गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर उधर ट्रांसफर हो गए बीच में, ठीक है, चार्ज आ गया। फिर जब मैंने उसको उसके स्मॉल पार्टिकल्स में किया तो वो लाइट वेट थे, वो अट्रैक्ट हो गए, ठीक है। तो ये सारी साइंस है, लेकिन ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। ये बस एक दफा चार्ज आ गया, चार्ज नॉर्मल हो गया, ये कहीं फ्लो नहीं करती, ठीक है। तो ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। इसका जो है ये समझने के लिए है अभी, लेकिन आप जो है जो एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, वो हम देखेंगे अभी। डीसी का जो करंट है उसको करंट नहीं कह सकते, ठीक है, फ्लो ऑफ करंट नहीं है। ये एक ही दफा चार्ज फ्लो होता है और उसके बाद न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। इसके लिए मैंने एक अच्छी वीडियो भी देख के रखी हुई है यहाँ पे। तो ये वीडियो छोटी सी है। बारिश का क्या ये नहीं समझ रहा, बारिश वो कहते हैं कि ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है ना, बादल आपस में जो टकराते हैं, जी जी तो इसलिए उनमें चार्ज डेवलप हो गया। तो बादल तो बहुत बहुत बड़े होते हैं, पर इधर से हमें छोटा नजर आ रहे हैं। जी। तो एक बादल पॉजिटिव चार्ज ले लेता है और एक नेगेटिव चार्ज ले लेता है। तो फिर जब वो चार्ज बैलेंस आउट होता है ना, तो वो बिजली बहुत ज़्यादा गरजती है। इसी तरह आप अभी सोलर हम पढ़ेंगे, असल में पहले पढ़ा भी होगा। जो सोलर हम लगाते हैं ना, उसमें वो कहते हैं कि लाइटनिंग अरेस्टर लगाओ। जी सर को यस सर। हाँ, तो लाइटनिंग अरेस्टर इसलिए लगाते हैं कि भाई जो बादल जो पॉजिटिव चार्ज हो गया हुआ है, वो नीचे मेटल है और एक ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज हो गया हुआ है उस बादल, तो वो बैलेंस करने के लिए जब बिजली गिरती है किसी जगह पे, तो वो यही होता है कि अगर बादल उसके डायरेक्टली ऊपर आ जाए और नीचे उसको मिले कि भाई वो थोड़ा सा चार्ज उसमें ऑपोजिट चार्ज है, वो पॉजिटिव है, इसमें थोड़ा सा नेगेटिव उसको मिले, तो फौरन बिजली उस पर गिरती है, सारा वो चार्ज बैलेंस होता है। तो जिस तरह वो शॉक आपको थोड़ा सा पड़ता है ना, बिजली तो बहुत ज़्यादा हाई चार्ज होता है, वो कई लाख वोल्ट बिजली गिरती है। आसमान आसमानी बिजली उसका भी वो ध्यान हुआ। स्क्रीन बटन का नाम वीडियो चाहिए ना, तो क्रैश करके
अच्छा, तो ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आपने देख लिया वीडियो में क्या होती है, ठीक है, समझ आ गई। ये जो आपने एटम शैटम चार्ज का कॉन्सेप्ट हो गया, आपको उसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, नेगेटिव चार्ज कैसे आता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या। अच्छा, इसको जैसे हमने ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट इधर किया ना, तो वैसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने के लिए एक आप घर पे भी इसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि कोई प्लास्टिक का डब्बा लेके ना, कोई चाय का दानी डब्बा ले लो या वो प्लास्टिक का कोई भी डब्बा ले, उसमें हम उससे एक डिवाइस बना सकते हैं जिससे स्टैटिक चार्ज मेजर भी किया जा सकता है, ठीक है। ये तो अभी हमने कैसे देखा कि स्टैटिक चार्ज इस तरह था, हमने इसको इसके क्लिक किया तो इस पर हमें पार्टिकल्स इसके ऊपर जाते हुए नजर आए, अट्रैक्ट होते हुए नजर आए, तो हमें पता चला कि स्टैटिक चार्ज है। तो इसको मेजर करने के लिए एक डिवाइस भी बना सकते हैं आप, बल्कि होती है, इसको कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप का क्या कॉन्सेप्ट है कि इसी तरह एक कोई खाली डब्बा लेके, तो वो डब्बे को ऊपर से बंद करना है, इंसुलेटर होना चाहिए। इसने ये प्लास्टिक बॉटल ली है, ठीक है, और इसमें ऊपर आप प्लास्टिक का कैप भी लगा सकते हो, कुछ कर सकते हो। एक इसमें मेटल का हुक लगाना है तार के साथ इधर इसमें, और एल्युमिनियम फॉइल नहीं होता जो किचन में यूज करते हैं, वो इसने लेके इसका एक जो है ना एक ही पीस को इस तरह बेंड कर दिया, ठीक है। तो अब हुआ क्या है कि जब उसने ये स्टैटिकली चार्ज किसी तरह से भी, ये अगर मैं इससे लड़ूंगा कुछ करूँ, इस पर चार्ज डिवाइस अगर इसकी करीब आएगी ना, तो इससे पता चल जाएगा कि भाई इस पे चार्ज है या नहीं है। इस तरह पता चलेगा जैसे ये देखो, ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड ये लेके आया है, ग्लास रॉड, और इसको जो है इसने इसके करीब किया। अब ये तो कंडक्टर है, ठीक है, तो इसने जो है अपने चार्ज इधर ट्रांसफर किया, ये न्यूट्रल था पहले, ठीक है, चार्ज इधर ट्रांसफर किया तो इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज और इधर भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो और हमें को कैसे पता चलेगा कि ये पहले इस तरह होगी, एल्युमिनियम की जो फॉइल हमने रखी हुई है एक पीस, तो ये खुलना शुरू हो जाएगा, इस तरह खुल जाएगा। जितना ज्यादा चार्ज होगा इस पे आए उतना ज्यादा वो खुलेगा। क्यों खुलेगा? क्योंकि इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, साइड पे इसकी, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, ठीक है। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा खुलेगा। तो ये मेजर करने के लिए उन्होंने डिवाइस बना दी है कि नो चार्ज ऐसी रहेगी, ठीक है, मीडियम चार्ज थोड़ा सा कम चार्ज होगा, हल्का सा खुलेगा, हाई चार्ज ज्यादा रिपल्शन रहेगी, ठीक है। तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। ये आप अगर कभी आपको घर पे टाइम मिले तो आप एक्सपेरिमेंट के तौर पर बना भी सकते हो, ठीक है। तो इससे आप चार्ज एक्चुअली मेजर कर सकते हो कि भाई ये न्यूट्रल डिवाइस पे चार्ज है नहीं है क्या है। तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो ये स्लाइड्स मैंने शेयर कराएंगे ना आपको व्हाट्सएप, हाँ, ये सब जाके ये सारे लिंक्स वगैरह सारी स्लाइड में भी हैं, तो मैं वैसे ग्रुप पे भी भेज दूंगा। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया? ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अब हम आते हैं जी, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। इसका बेसिक सा अगर आप डेफिनेशन देखें कि जो मटेरियल, हमने मटेरियल देखे थे ना, अगर यहाँ पे पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स है, जो मटेरियल चाहे वो मतलब कि एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, एलिमेंट ये कि एक एटम वाला, कंपाउंड ये कि मॉलिक्यूल वाला, मल्टीपल एटम, चाहे वो एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, जो भी इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो जिसमें हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को फैसिलिटेट करता है, वो है कंडक्टर, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रेजिस्ट करता है वो है इंसुलेटर। आपने देखा था कि वो प्लास्टिक बॉटल एनिमेशन में देखा था, किसी टाइटली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इंसुलेटर होता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ता नहीं है इंसुलेटर। जब इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ेगा नहीं उसका न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन फ्री घूम नहीं सकेगा। अच्छा, आपने इलेक्ट्रोस्कोप का देखा था, ठीक है। तो कंडक्टर, अगर आपको मैं ये कहूँ इलेक्ट्रोस्कोप कैसे काम किया था कि मैंने स्टैटिक चार्ज वाली डिवाइस इसके करीब लेके आया था और ये इसने इधर चार्ज मुंतकिल किया था, ये सारी रिपल्शन नहीं थी। अगर मैं आपको कहूँ कि यार एक इस तरह की मेरे पास डिवाइस है, वही डिवाइस है, लेकिन मैं थोड़ी इतनी दूर रख देता हूँ उसको और मैं एक रस्सी बांध देता हूँ इससे, रस्सी बांधी मैंने इससे, और इसको एक लकड़ी का दस्ता भी लगा दिया था,
ठीक है, और फिर मैं नेगेटिवली चार्ज रॉड इधर लेके आया हूँ, तो इसको कुछ होगा क्या नहीं होगा? रस्सी से चार्ज चला जाएगा उसमें? जी सर चलेगा, ये ऊपर की है। नहीं ना, रस्सी कॉपर की नहीं है, रस्सी धागे की है, जी सर। तो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे उसमें? नहीं सर चलेगी। नहीं जाएंगे ना? क्यों? रस्सी जो है इंसुलेटर है, जी सर। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन अपने नहीं जाने देती, वो कहती तुम लगभग अपने इलेक्ट्रॉन अपने पास, मेरे इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होता उसमें, फ्री इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है, ठीक है, तो रस्सी क्या हुई? इंसुलेटर, ठीक है। अच्छा, मैं रस्सी उतार के इधर एक कॉपर की वायर लगा देता हूँ, जी सर। ठीक है, उल्टा कॉपर वायर इधर लगाई हुई है, नायलॉन कॉर्ड लगाई हुई है, ठीक है। अगर रस्सी उतार के मैं कॉपर की वायर लगा देता हूँ और फिर मैं लेके आता हूँ, फिर वो- तो मेरा इलेक्ट्रोस्कोप काम करेगा? जी सर। करेगा ना? क्यों? कॉपर कंडक्टर है, उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री पड़े हुए हैं जी बहुत, सर। तो उसके पास नेगेटिव चार्ज इधर आया, जी सर। तो उसने इलेक्ट्रॉन जो फ्री थे वो आगे आगे रिपेल होना शुरू हो गए, जी सर। रिपेल हो गए इधर तक ट्रांसफर हो गए, ठीक है, और उस पे एल्युमिनियम के फॉइल पे आ गए और इलेक्ट्रोस्कोप को बदल गए। तो जो मटेरियल्स आपके इलेक्ट्रॉन के फ्लो को फैसिलिटेट करते हैं वो कंडक्टर होते हैं, और जो उनको रोकते हैं वो इंसुलेटर होते हैं। बिजली की तारें देखी आप लोगों ने? जी सर। ठीक है, बिजली की तारें वो अक्सर उसमें वो एडवर्टाइजमेंट में भी होता है कि 100% कॉपर, जी सर। ठीक है, वो क्यों होता है? क्योंकि कॉपर बहुत अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, जी सर। ठीक है। और बिजली की तारों के गिर्द अगर आपने देखा हो तो वो पहले छीलते भी हैं हमको जी सर। कनेक्शन करने, तो उसके गिर्द जो चीज होती है वो क्या होती है? वो प्लास्टिक होता है, ठीक है, इंसुलेशन, पीवीसी इंसुलेशन, जो भी इंसुलेशन उसकी होती है वो होता है इंसुलेटर। जो तार लाल पीली वगैरह इंसुलेटर से आप पकड़ सकते हैं, ये जैसे ये तार में करंट वोल्टेज है, मैं इसको पकड़ सकता हूँ आराम से, जी सर। मुझे तो करंट नहीं लगा ना, ठीक है, क्यों नहीं लगा? ये इंसुलेटर है, ठीक है, ये इंसुलेटर है, इसमें से वो पास नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस स्विच को हाथ अंदर से लगा दूं क्या होगा? तो करंट लगेगा ना, क्यों? क्योंकि ये मेटल का है अंदर से, तो वो उसमें तो इलेक्ट्रॉन आराम से फ्लो कर सकते हैं। तो जो मटेरियल्स जिसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की क्या डेफिनेशन है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो उसको फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। तो जिस मटेरियल में से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं वो कंडक्टर है, और जिस मटेरियल में जितने ज्यादा फ्लो कर सकते हैं, कॉपर एक अच्छा कंडक्टर है बनिस्बत के आयरन के, आयरन भी कंडक्टर है, फ्लो उसमें से भी कर देते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लेकिन उतनी अच्छी तरह नहीं करते, कुछ इलेक्ट्रॉन रेजिस्ट भी करता है वो, ये इतने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन, कॉपर के पास ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कॉपर एक बेहतर कंडक्टर है, ठीक है। वुड में से बिल्कुल, लकड़ी में से बिल्कुल इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करते, वुड एक इंसुलेटर है, प्लास्टिक की इंसुलेशन एक इंसुलेटर है। सर अगर लकड़ी गीली हो, बेटा लकड़ी गीली हो ना तो उसमें से करंट लग जाता है कई दफा, वो क्यों होता है? क्योंकि लकड़ी में से नहीं फ्लो करता इलेक्ट्रॉन, जो लकड़ी के गिर्द पानी की हल्की सी लेयर बनी होती है ना, वहां से करंट फ्लो करके आपको लग जाता है। इसीलिए कहते हैं कि आप जूती पहन के किसी वोल्टेज वाली चीज के साथ वो करें, क्यों? जूती रबर की होती है, वो अगर मैं वोल्टेज को हाथ लगा भी दूंगा तो मुझे करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि करंट फ्लो करता है मेरे बॉडी में से ग्राउंड में, ये ग्राउंड का कॉन्सेप्ट हम आगे बढ़, ठीक है, तो ग्राउंड का कॉन्सेप्ट हम आगे बढ़ेंगे। तो इंसुलेटर जूता होता है, ठीक है, और मैं अगर वोल्टेज को हाथ लगाता हूँ करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर मैं नीचे जमीन को खड़े होकर नंगे पांव हाथ लगा देता हूँ उसको तो करंट फ्लो कर देता है, सर्किट पूरा हो जाता है। सर्किट में मेरे बावड़ा वाले स्विच से ग्राउंड में वो जो है फ्लो करके इलेक्ट्रॉन आपकी बॉडी में के थ्रू फ्लो करते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, वो कहते हैं कि अच्छा जो जूती गीली होगा तो करंट लग जाएगा, क्यों? वो वही लकड़ी गीली वाली बात कि वो वाटर की लेयर बन जाती है। प्योर वाटर, 100% प्योर वाटर एक इंसुलेटर है, 100% प्योर वाटर में से कभी भी करंट नहीं गुजर सकता। ये एक्सपेरिमेंट हम जब सर्किट्स करेंगे ना तो हम ये वाटर वाला एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, जो नलके वाला पानी या ये पानी होता है उसमें करंट क्यों लग जाता है? क्योंकि इसमें मिनरल्स और आयन शामिल होते हैं, ठीक है। प्योर वाटर 100% डिस्टिल्ड वाटर आप लेंगे उसमें तार लगाएंगे करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है।
उसमें थोड़ा सा नमक लेके उसको सॉल्व वो करेंगे, फिर लगाएंगे, करंट फ्लो कर देगा। क्यों? क्योंकि सोडियम क्लोराइड है, नमक जब वो पानी में डिसॉल्व होता है तो सोडियम आयन अलग पॉजिटिव, क्लोरीन आयन अलग नेगेटिव, ठीक है। तो ये आयन फ्लो कर देते हैं, चार्ज फ्लो करा देते हैं, ठीक है। तो जो है करंट फ्लो कर देते हैं, तो इसीलिए शॉक लगता है आपको। कहते हैं कि जी कोई भी चीज़ गीली हो या लकड़ी गीली हो या जूती गीली हो तो आप उसमें से शॉक कर दो, ठीक है। अच्छा, अभी फिलहाल अब हम पढ़ेंगे डायरेक्ट करंट क्या चीज़ होती है। करंट ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है डीसी करंट, डीसी करंट से मतलब होता है डायरेक्ट करंट, ठीक है। एक होता है एसी करंट, एसी करंट से मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। डीसी करंट क्या होता है? जो कि सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक है। अगर मैंने वोल्टेज दी हुई किसी चीज़ को और वो करंट सिर्फ एक डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको डीसी करंट कहेंगे। एसी करंट अल्टरनेटिव करंट होता है, वो एक हाफ साइक्लिक होता है, हाफ साइकिल में इधर एक डायरेक्शन मूव करता है, हाफ साइकिल में दूसरी डायरेक्शन मूव करता है। ये भी जब समझ आए आपको, लेकिन हम आगे एसी करंट डिटेल से पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगी। तो अभी फिलहाल आप डीसी, अच्छा डीसी किस में होता है? आपके मोबाइल की बैटरीज में डीसी है, रिमोट के सेल हैं इनमें डीसी है, यूपीएस की बैटरी है उनमें डीसी है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। उसमें डीसी करंट का क्या निशानी है? पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, ठीक है। पॉजिटिव से करंट जाता है, नेगेटिव तक जाके फ्लो कंप्लीट होता है। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव ये डीसी करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। एसी करंट जो है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव कोई नहीं होता, वापस जो आपके पास आ रही होती है वो एसी की सारी होती है और 230 वोल्ट पे या 230 वोल्ट पे आ रही होती है। और बाकी आपके जिस तरह अपने बैटरी सेल यूपीएस वगैरह में ये डीसी होती है। दोनों के अपने अपने फायदे हैं और अपनी अपनी लिमिटेशन है, सारे हम आगे जब जाएंगे तो आगे। तो अभी के लिए आप ये देखो कि एक डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं और उसी डायरेक्शन में फ्लो करते हैं हमेशा, तो हम कहते हैं कि ये डायरेक्ट करंट है, ये डीसी करंट। आमतौर पर डीसी करंट जो है, अच्छा सोलर पैनल हमने आगे जाके सोलर पैनल पे पढ़ने हैं, तो बताओ सर सोलर में डीसी करंट होता है या एसी करंट होता है? डीसी करंट डीसी करंट होता है। क्यों? उसमें कैसे पता चलता है? पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, ठीक है। उसमें पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, उसका मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव तक वो जो है तो एक ही डायरेक्शन। अच्छा, अब थोड़ी सी ना बेसिक चीज़ें हम पढ़ लेते हैं अपने इनके बारे में। अच्छा, यूनिट क्या होता है किसी चीज़ का? पता है यूनिट क्या चीज़ होता है? मेजर करने के लिए क्या चीज़ होती है? वो यूनिट होता है। अच्छा, ये टिश्यू का डब्बा है, मैं कहूँ कि यार ये कितना भारी है, अंदाजा लगाए कितने? 200 ग्राम। इसकी थोड़ा सा रियलिस्टिक 10 ग्राम नहीं होगा, ठीक है ना, 200 ग्राम हो सकते। 200 क्या है? ग्राम क्या जी? ग्राम इसके वजन को मेजर करने का यूनिट है, ठीक है। वजन किस में मेजर होता है? ग्राम में। तो भारी चीज होगी उसको क्या होगा जी? किलोग्राम, ठीक है। किलोग्राम 1000 ग्राम, किलो का मतलब 1000 होता है। तो वजन को मेजर करने का क्या यूनिट है? ग्राम, ठीक है। तो हम इतना करंट कर रहे हैं अभी, तो करंट को मेजर करने का क्या यूनिट है? एम्पेयर, ठीक है। तो करंट का यूनिट जो होता है वो एम्पेयर होता है और उसकी एक डेफिनेशन भी होती है कि करंट एक स्पेसिफिक चार्ज जो है वो पास हो रहा है पर सेकंड कितने एक एरिया में से, तो उसको कहते हैं कि इतने एम्पेयर पास हो रहा है। करंट क्या चीज है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? चार्ज, ठीक है। तो इतना चार्ज पास हो रहा है इस एरिया में से, तो उसको कहते हैं ये एक एम्पेयर करंट है, ठीक है। आप इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लो। करंट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग इन अ गिवन पॉइंट, यानी कि कितना चार्ज पास हो रही है, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट में से कितने पास हो रहे हैं, ठीक है। यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर। 1 एम्पेयर इज ये इतना बड़ा 6.28 10 की ताकत 18 इलेक्ट्रॉन्स, इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक पॉइंट में से एक सेकंड में से गुजर जाए तो हम कहते हैं भाई एक एम्पेयर करंट गुजर गया इस तार में, ठीक है। तो ये होता है करंट का यूनिट। जब भी आप करोगे किस तरह आपने करना है? एम्पेयर होगा। और
उसका यूनिट का सिंबल क्या होता है? आई। करंट को किस तरह, अगर आपको कहीं लिखा हुआ नजर आए तो आप किस तरह करोगे कि जी करंट आई लिखा हुआ किसी इक्वेशन में नजर आया आपको, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि भाई इधर करंट की बात हो रही है। ठीक है, इसको करंट को डिनोट करने का बोर्ड पर अगर मैंने करंट लिखना है तो मैं इलेक्ट्रॉन तो नहीं ना बनाऊंगा, मैं आई लिखूंगा। आई मैंने बोर्ड पे लिख दिया तो आपको पता चल गया कि भाई ये करंट है। और सर वो डस्टर और वो है मेरे पास। ठीक है, तो करंट जो है वो आई इसका सिंबल है और ए इसका यूनिट है, एम्पियर। ठीक है, किसी इक्वेशन में अगर लिखना है तो मैं आई से लिखूंगा, आई से डिनोट करूंगा और उसका यूनिट, उसको मेजर करने का तरीका क्या है? इसको मेजर करने का तरीका था ग्राम। ठीक है, तो उसको मेजर करने का तरीका क्या है? एम्पियर। ग्राम। अहमद ने अब्दुल गनी ने बढ़िया इतना असल है, अहमद ने भी शायद एक अदल लेक्चर दे रहा है इस बारे। अच्छा, तो मजीद सही चल आगे नजर आया सब? थल्ले साल फाड़ के अगले दिन लगाऊंगे फाड़ के चढ़ा के देखो ऐसे ठीक है, तो ये लिखते हैं सिंबल और ये लिखते हैं यूनिट। ठीक है, तो एक सेकंड। तो करंट का सिंबल क्या है? आई, और इसका यूनिट क्या है? ए, एम्पेयर। ठीक है, अच्छा, इसी तरह एक और चीज है जी। अब करंट और चार्ज और ये सारी चीजें तो हमने कर ली। एक और टर्म यूज होती है जो आपने बहुत ही ज्यादा सुनी है, वोल्टेज। वोल्टेज क्या चीज है जी? कहते हैं जी ये 12 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, वो उसमें वापडा में 220 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी है, ये 48 वोल्ट पे चलता है इन्वर्टर, सोलर में कहते हैं। ये वोल्ट क्या चीज है? अच्छा, वोल्ट है, वोल्ट इज द इलेक्ट्रिकल प्रेशर, प्रेशर यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इसको कहते हैं। कि भाई अगर मैं कहूं कि भाई इस तार में या इस बैटरी में 12 वोल्ट है तो उसमें कितना ये पोटेंशियल है या कितनी सलाहियत है या कितनी ताकत है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करा सके। तो जितनी ज्यादा हाई वोल्टेज होगी उतनी ज्यादा जो है ज्यादा ताकत से वो करंट फ्लो करा सकता है, यानी कि चार्ज फ्लो करा सकता है। तो वोल्टेज जो है वो उस आप कह लो वो है जी पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि पाइप होता है ना, पाइप, पानी वाला पाइप, तो उसमें अगर जो है जितना कह लो मोटर चला दो तो प्रेशर से आता है ना पाइप, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा पानी दूर तक जाएगा। तो इसी तरह जितना ज्यादा वोल्टेज होगी उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। ठीक है, और उतना ज्यादा वो काम आप ले सकते हैं उसको। ठीक है, तो इनका आपस का रिलेशन भी होता है, वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वोल्टेज का जो है उसका भी सिंबल होता है, वोल्टेज डिनोट करते हैं V से और इसका यूनिट भी है वोल्ट। इसको पूरा लिख लेते हैं एम्पियर वोल्ट। ठीक है, ये लिख भी लो अगर लिखना है। अच्छा, इसी तरह एक और टर्म है, ये आपको जो बुक दी थी ना, बुक दिखाई थी, ये सारे उसमें से हैं। आप लोगों ने इसको जो है ना एक दिन फलसफा इनको पढ़ाना भी है, ये सारी टर्म पढ़ेंगे। ठीक है,
Voltage is the electrical pressure or force. Voltage is sometimes referred to as potential voltage drop. यानी कि potential energy कितनी होती है इसमें. Difference in voltage between two ends. यानी कि बैटरी में दो 12 वोल्ट की बैटरी है, एक उसका पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है. नेगेटिव से पॉजिटिव के दरमियान कितना डिफरेंस है? 12 वोल्ट. ठीक है, 12 वोल्ट आप मेजर करेंगे तो किसके रेफरेंस क्या है? आपका नेगेटिव आपका रेफरेंस है, और जो पॉजिटिव है और नेगेटिव के दरमियान 12 वोल्ट का डिफरेंस. ठीक है, तो डिफरेंस इन जो है टू एंड्स ऑफ कंडक्टर थ्रू व्हिच करंट इज फ्लोइंग. अच्छा, एक और जो है टर्म है वो है पावर. अब करंट वोल्टेज तो क्या हो गया? वोल्टेज उसकी सलाहियत है, ताकत है काम करने की, लेकिन एक्चुअल जो काम करता है करंट वो उसको कहते हैं पावर. पावर जो है वो वर्क परफॉर्म बाय इलेक्ट्रिकल करंट. यानी कि पावर आपने सुना होगा कि जी वॉट, ये कितना वॉट का बल्ब है जो लगा हुआ है? ये 20 वॉट का बल्ब है. सपोज 18 या 20 वॉट का बल्ब. उसका क्या मतलब है कि जो इलेक्ट्रिकल करंट इसमें से गुजर रहा है वो कितना वर्क परफॉर्म कर रहा है कि ये फिर रोशनी इतनी दे रहा है. अगर मैं 5 वॉट का बल्ब लेके जलाऊं और मैं 20 वॉट का बल्ब लेके जलाऊं तो रोशनी किसमें ज्यादा होगी? 20 वॉट में ज्यादा होगी. क्यों? क्योंकि उसमें वर्क ज्यादा परफॉर्म हो रहा है. ठीक है, इलेक्ट्रिकल करंट ज्यादा गुजर रहा है. ठीक है, तो ये होती है पावर. पावर हम मेजर करते हैं, आपने ऐसा सुना होगा वॉट. ठीक है, तो ये इतने वॉट की मोटर है, वो मोटर के पास हॉर्स पावर होते हैं, लेकिन इतने वॉट का बल्ब है, इतने वॉट का हीटर है, आजकल हीटर चलते हैं. ठीक है ना, तो एसी इतने ये खाता है, वॉट खाता है, ये इतने वॉट खाता है. ठीक है, तो ये आपकी पावर होती है, इसको इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं. ठीक है, तो पावर का सिंबल है P और इसका यूनिट क्या है? पावर कैसे मेजर होती है? वॉट्स. ठीक है, और इसमें अब हम फॉर्मूला भी आगे पढ़ेंगे अगली स्लाइड में कि इनका रिलेशन आपस में क्या होगा. ठीक है, इसमें अब आखिरी चीज जो हमने पढ़नी है वो है रेजिस्टेंस. अच्छा, अभी हमने बात की थी, मैं आपको बता रहा था कि कॉपर ज्यादा अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का बनस्बत आयरन के. आयरन भी कंडक्टर है और कॉपर भी है. ठीक है, तो अब क्यों कॉपर ज्यादा अच्छा है और आयरन कम अच्छा है? क्या वजह है? क्या बताया था? क्लियर रोज उस पे वो आयरन करता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्री होते हैं. है. इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं. ठीक है, तो इंसुलेटर में तो बिल्कुल ही फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते. ठीक है, तो लेकिन आयरन जो है वो रेजिस्ट करता है. फिर भी कॉपर की बनस्बत कॉपर में ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है. आयरन में भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, कॉपर की बनस्बत थोड़ा सा कम है. ठीक है, क्यों? क्योंकि आयरन थोड़ा सा रेजिस्ट भी करता है. ठीक है, और कोई इम्प्योरिटी सही. अच्छा, तो रेजिस्टेंस जो है कि कोई भी मटेरियल परफेक्ट कंडक्टर कोई भी नहीं होता दुनिया में. ठीक है, जिसकी रेजिस्टेंस जीरो हो. रेजिस्टेंस क्या होती है कि हर एलिमेंट जो है, एटम तो होते हैं ना सबके सारे, सब इलेक्ट्रॉन तो नहीं ना छोड़ के बैठ सकता है एलिमेंट. ठीक है, तो रेजिस्टेंस होती है एक खास हद तक इलेक्ट्रॉन जो है हम कर सकते हैं. उस हद के बाद से जब और हम उस पर वोल्टेज अप्लाई करेंगे, प्रेशर अप्लाई करें. एक पाइप है, उसमें पीछे से हम मोटर से प्रेशर दिए जा रहे हैं, पाइप छोटा सा है, तो इसकी एक हद होती है. ठीक है, उसके एक हद के बाद वो पाइप जो है वो उसमें से वाटर कम आने शुरू हो जाता है, उससे ज्यादा नहीं आता, पाइप फट भी जाता है ज्यादा प्रेशर अप्लाई करें. ठीक है, तो इसी तरह एक कंडक्टर की भी हद होती है कि उसको कितना ज्यादा वोल्टेज आप अप्लाई कर सकते हैं, कितना ज्यादा करंट वो फ्लो करा सकता है. उससे ज्यादा करंट फ्लो कराएंगे तो वो हीट अप हो जाएगा. ठीक है, तो रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट ये है कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्टर्स में, ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कितनी ऑब्स्ट्रक्शन मिलती है या कितना उसको रुकावट मिलती है कि भाई उसमें है. कॉपर रिलेटिवली कम रुकावट देता है. ठीक है, आयरन थोड़ी सी ज्यादा देता है. हो सकता है ऐसे और भी कोई मटेरियल हो वो उससे भी ज्यादा रुकावट देता हो. ठीक है,
तो अभी ये रेजिस्टेंस का ये कॉन्सेप्ट है कि भाई कंडक्टर जो है किस हद तक रोकता है इलेक्ट्रिकल फ्लो, ठीक है। हमने आगे अभी सर्किट्स पढ़ने हैं, उसमें हम रेजिस्टर्स यूज भी करेंगे, यस ठीक है। असल में किए होंगे वो क्या है ये बनाया था ना सर्किट, एलईडीज डिजाइन की। तो करंट को रोकने के लिए, करंट को एक लिमिट करने के लिए खास तौर पे हम अपने जब सर्किट बनाते हैं तो उसमें रेजिस्टर बकायदा तौर पर खुद लगाते हैं कि भाई इसमें ज्यादा करंट ना फ्लो हो जाए, रेजिस्ट करो इसको, ज्यादा करंट फ्लो हो गया तो हमारा आगे से बल्ब उड़ जाएगा या वो और भी मसला हो जाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी हर मटेरियल की रेजिस्टेंस होती है, हर कंडक्टर की अपनी नेचुरल रेजिस्टेंस भी होती है। तार आप बहुत लंबी ले लोगे तो उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, तार छोटी सी लोगे तो उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। क्यों? इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा रास्ता वो करना पड़ेगा लंबी तार में, ठीक है। छोटी तार में आसानी से वो फ्लो कर देंगे, ठीक है। तो जो रुकावट होती है, रेजिस्टेंस मतलब कि रुकावट, जो रुकावट होती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को हम ये करते हैं रेजिस्टेंस का सिंबल है R और उसका यूनिट है ओम, ठीक है। ये ज्यादा आपने नाम सुना होगा, ठीक है। ओम सुना वैसे ओम का वो भी है जिस तरह हेड फूड का वो ये फिजिक्स में होता है। हाँ, इसका सिंबल भी होता है आगे। सिंबल एम्पेयर को A से डिनोट करते हैं, वोल्ट को V से लिखते हैं, वॉट को W से लिखते हैं, और ओम को ओमेगा से, इसको कहते हैं ओमेगा, ठीक है। तो ये ओम, ये जिधर ये लिखा है ओमेगा लिखा है, इसका मतलब है रेजिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है। अब मेरे ख्याल से अब एक आखिरी स्लाइड पढ़ लेते हैं। हाँ जी, अच्छा सही, ठीक है। अब ये सारी चीजें हमने पढ़ ली कि भाई करंट भी है, वोल्टेज भी है, पावर भी है, रेजिस्टेंस भी है। अब इन सारी चीजों का आपस में कोई ताल्लुक है या नहीं है? क्या ताल्लुक है? इसमें क्या है बताओ, तुम्हें कैसे पता? सही बताया था हमने, यानी कि अच्छा बैठ जाओ कंपेयर है दोनों से, ये वो वोल्टेज को और ये रेजिस्टेंस वाट भी जैसे हम कंपेयर है, ये भी बिजली के ताल्लुक है, क्योंकि अभी जितनी हमने बातें की हैं सब बात लेते हैं कि भाई कोई ना कोई तो ताल्लुक है ना, वोल्टेज ज्यादा होगी, करंट ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, हीट ज्यादा होगी। तो भाई ये ताल्लुक को मैथमेटिकली कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम इसको अपनी कैलकुलेशन में कैसे यूज कर सकते हैं? तो उसके लिए हमारे पास आता है ओहम्स लॉ। वैसे तो ये रेजिस्टेंस के यूनिट को कहते हैं ओम, लेकिन वो एक बंदे के उसमें नाम पे लिखा हुआ है। ओम्स लॉ है, ओम एक वो साइंटिस्ट का नाम, ठीक है। तो ओम्स लॉ फार्मूला यूज्ड टू कैलकुलेट, इनके बीच में रिलेशनशिप जो है डिफाइन करता है। ओम्स लॉ क्या कहता है? आसान अल्फाज में अगर आप ये कहें कि भाई जितनी ज्यादा वोल्टेज दोगे उतना ही ज्यादा करंट फ्लो करेगा, ठीक है। लेकिन वोल्टेज और करंट का आपस में क्या रिलेशन है? वो इक्वेशन की फॉर्म में अगर आप लिखें तो बीच में हमें रेजिस्टेंस को भी डालना पड़ता है, ठीक है। तो वोल्टेज बराबर है करंट के मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, ठीक है। V इक्वल टू IR, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, मेरे ख्याल से आपने प्रिंट करा के लगाई भी है लैब में, है ना? देखिए लिया ना, देखिए किसी ने जी, हाँ। V इक्वल टू IR, ये इसको रटा मार लो, याद कर लो, ये बड़ी बेसिक इक्वेशन है, हर जगह काम आएगी, ठीक है। वोल्टेज जो है, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब जितनी ज्यादा वोल्टेज दोगे उतना ज्यादा करंट पड़ेगा, जितनी कम वोल्टेज दोगे करंट उतना ही कम पड़ेगा, ठीक है। और उसको इक्वल करने के लिए इक्वेशन बनाने के लिए क्या फॉर्मूला है? V इक्वल टू IR, वोल्टेज बराबर है करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, ठीक है। और हमने अच्छा दूसरा फॉर्मूला जो है हमने पढ़ना है, हमने पावर भी पढ़ा है, पढ़ा कि नहीं? यहाँ पे बोर्ड पे पावर C, तो पावर का भी रिलेशनशिप कोई होता है, वो भी डिफाइन हमने किया हुआ है।
पावर बराबर होती है P इक्वल टू वी आई, यानी कि पावर बराबर है वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट। ठीक है। और एक तीसरी चीज है, एनर्जी। एनर्जी बराबर है पावर, यही वाली पावर। ठीक है, पावर का क्या यूनिट होता है? वॉट। ठीक है, वोल्ट में लिखा हो, पावर का यूनिट होता है वॉट। और एनर्जी क्या चीज है? एनर्जी तीसरी चीज है, पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम, यानी कि जितनी पावर जितने टाइम के लिए फ्लो किया चलिए उतनी एनर्जी कंज्यूम हुई। अच्छा, ये मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि इसका, चलो ये चीजें हम पढ़ रहे हैं, इसका प्रैक्टिकल लाइफ से क्या ताल्लुक। आपका बिजली का बिल आता है बावड़ा का, देखा उसमें बिल ज्यादा है तो क्या चीज ज्यादा होती है? यूनिट ज्यादा होते हैं। यूनिट क्या चीज है? एनर्जी। ठीक है, यूनिट कभी देखा बिजली का बिल, उसमें लिखा होता है किलोवाट आवर, लिखा होता है उसमें किलोवाट आवर। तो वाट क्या चीज है? ये था, ये इसका वेट कितना तुमने बताया था? 200 ग्राम। ये कितना? 2 किलोग्राम। तो क्या ग्राम और किलोग्राम वही होता है ना, लेकिन 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो किलो बन जाता है। तो पावर है कितनी? अगर 100 वाट, ठीक है, तो उसका ज्यादा पावर है तो उसका 100 मतलब कि 100, चलो ज्यादा हो गया, किलोवाट भी हो सकता है, 2 किलोवाट भी हो सकता है। वाट भी 200 ग्राम, 2 किलोग्राम। ठीक है, कम वेट ज्यादा वेट। ठीक है, तो कम पावर अपना 10 वाट और सपोज 1000 वाट। 1000 वाट क्या हो गया? 1 किलोवाट। एक ही बात है ना, पावर ही है ना। तो 1 किलोवाट 1 घंटे तक के लिए चलता है लोड, तो क्या होगा? किलोवाट आवर। ठीक है, तो एक यूनिट ऑफ जो बावड़ा वाले आपको चार्ज करते हैं ना, वो किलोवाट आवर के हिसाब से यूनिट चार्ज करते हैं एनर्जी। ठीक है, तो कहते हैं जी इतने मेरे 200 यूनिट यूज हुए हैं इस महीने। उसका क्या मतलब है? 1 किलोवाट का लोड, 1 किलोवाट पावर आपने 200 घंटे चलाई। ठीक है, ये है ना बल्ब 20 वाट। ठीक है, इससे बड़ा बल्ब मैं लगाऊं, बल्ब राइट 100 वाट। ठीक है, उससे भी बड़ा बल्ब लगाऊं, बहुत ही स्टेडियम वाला बल्ब, कितना? 1000 वाट। 1 किलोवाट का बल्ब हो गया। ठीक है, 1 किलोवाट का बल्ब मैं 1 घंटे चलाऊंगा, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, तो क्या होगा? 1 किलोवाट आवर, मतलब 1 यूनिट गिर गया मेरा। 1000 वाट का बल्ब मैंने 1 घंटा चलाया, बावड़ा ने मेरा बिल में लिख लिया भाई 1 यूनिट इसे कंज्यूम कर लिया। समझ लो? ठीक है ना, समझ आ गया बावड़ा अपनी यूनिट कैसे गिनता है? यस सर। ठीक है। अच्छा, बल्ब तो छोटा है, ये एसी कितना वाट खाता है? हो सकता है ये, अगर मैं इसका मेजर करूं करंट, एसी कितना वाट खाता है अगर मैं बताऊं, कोई बता सकता है? मुझे भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। इसको मेजर कैसे करेंगे? मीटर लगाएंगे इधर। जी सर। ठीक है, मीटर लगा के क्या चीज हमें आए, मीटर बताएगा एसी चला होगा, मीटर हमें बता देगा करंट। ठीक है, करंट बता दिया, वोल्टेज हमें पता है, मीटर ने हमें बता दिया कि भाई ये अभी 6 एम्पीयर ले रहा है आपका एसी इस वक्त। ठीक है, वोल्टेज कितनी है वाट की? 220 वोल्ट। 6000 पे 220 कितने होंगे? करो ना, मोबाइल निकालो अपने, बताओ। 1320। 1320 क्या? ये 200 क्या? एक मिनट, ये 200 क्या है? हाँ, तो 1320 क्या? वाट। ठीक है ना, पावर मेजर कर रहे हो ना? जी सर। पावर वोल्टेज को मल्टीप्लाई किया करंट में। ठीक है, तो पावर आ रही 1320 वाट का आ देती है। जी सर। घंटा की चलाओगे कितना यूनिट करेंगे? 1.3 यूनिट। ठीक है, 10 घंटे चलाओगे कितने यूनिट गिर जाएंगे? 1.3 into 10, 13 यूनिट गिर गया यार। तो चलाओ ना मेरे को 13 यूनिट है, कितना बिल आता है? बिल निकाल लो सारे अपना,
पता लग गया कितना होता है वावड़ा कितना करता है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है इन चीजों का, ठीक है। ये यही चीजें हैं जो हमारे इर्द गिर्द होती हैं, हम इस्तेमाल करते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता इनका। अब आप जैसे जैसे पढ़ोगे आपको अवेयरनेस आएगी, आपको पता लगेगा कि भाई ये क्या, ये वापडा की ये यूनिट है, ये क्या चीज़ है भाई। ये एक आपका होराइजन भी ब्रॉड होता है, आपको चीज़ों की समझ आती है अपने। ठीक है, याद रहेगा। ये स्लाइडें शेयर हुई हुई है, जाके उधर वो जो उसकी सारी तस्वीर भी उतार सॉरी, तस्वीर भी उतार दो सारे उसकी, ठीक है। लिख भी लो ये सारा, ये 3 फार्मूले जो है, ये इंपॉर्टेंट 3 फार्मूले सारे कोर्स में यूज होंगे। सोलर जो है इसके बगैर कोई नहीं डिजाइन कर सकता है 3 फार्मूले के बगैर, ठीक है। सोलर का पूरा सिस्टम डिजाइन हो जाता है अगर आपके पास ये 3 फार्मूले आते हैं, ठीक है। तो मेरा ख्याल है बात करें, बहुत हो गया, क्या और पढ़ना है, बात होगी। Yes, sir. चलो ठीक है, चलो इंशाल्लाह, अब वकील को बात।